थैंक यू कुलदीप। और आप सभी मेरे दिल्ली एजुकेशन टीम के साथियों को बधाई। मैं पहले भी कई मरतबा इस दौरान मिला हूँ, जब भी कहा है कि दिल्ली के टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया है। आज दिल्ली का एजुकेशन मॉडल जहां भी खड़ा है वो इसलिए खड़ा है क्योंकि आप सब लोगों ने पिछले 5 साल में कंधे से कंधा मिला के एक मिशन मोड में काम किया और उसकी वजह से आज इतने शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमारे सैकड़ों बच्चे जेईई पास कर रहे हैं। हमारे स्कूलों की तस्वीर बदल गई है। और जब कोरोना जैसी महामारी आई तो उस महामारी में जब हमारी टीम के मुखिया, दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने हमसे पूछा कि 15 लाख लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, खिला सकते हो? 50 लाख लोगों को, बेघर लोगों को राशन बांटना पड़ेगा, बंटवा सकते हो? देश का कोई भी सिस्टम, मतलब हमें 15 लाख तो छोड़ो, घर में 15 आदमी आ जाए या 15 आदमी का भी डिनर प्लान करना हो तो कितना कुछ प्लान करना पड़ता है। लेकिन 15 लाख लोगों को दिन में दो टाइम खाना खिलाने के लिए देश का कोई सिस्टम अचानक ही ऐसे तैयार नहीं हो सकता कि कल से खिला देना। लेकिन शायद 5 साल के मेरे और आपके रिश्ते और हमारा एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस का नतीजा था कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने कहा चिंता मत करो, मुझे नहीं पता सड़क पे हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पर हम स्कूलों में कर सकते हैं, खिला देंगे। और आप सबके भरोसे कहा और आप सबने उसमें जितना मेहनत की। अब कोरोना का समय था, सब लोग डरते थे और उस समय भी आप सब लोग जिस शिद्दत से लगे राशन बांटने से लेके राशन खाना खिलाने तक के काम में, उस काम की सफलता का एक प्रमाण ये है कि दिल्ली में भूख से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। दिल्ली में कोई भी व्यक्ति अगर भूख से मरता तो लानत होती हम सब के ऊपर कि लॉकडाउन लग गया लेकिन खाना नहीं खिला सके। दिल्ली में लोग सड़कों पे तो आए जो जा रहे थे, माइग्रेंट लेबर दिल्ली के भी, और जो लोग इधर उधर से दूसरे पास के राज्यों से आके दिल्ली से क्रॉस होके जा रहे थे, वो सब तो हमने देखा। लेकिन कई शहरों में हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि लोगों की एंजाइटी बढ़ गई क्योंकि खाने को नहीं मिल रहा था। खाने की व्यवस्थाएं सरकारें नहीं कर पाई, लोगों को रुकने की व्यवस्थाएं नहीं कर पाई और लोग सड़कों पे निकल आए, दंगे हुए। हमने पुणे से लेकर अहमदाबाद तक के सिस्टम्स को फेल होते हुए देखा। लेकिन दिल्ली का सिस्टम अगर फेल नहीं हुआ तो उसकी बैकबोन में आप सब लोग, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है। मुझे याद है अभी लॉकडाउन के दौरान एक नाइट शेल्टर हनुमान मंदिर के पास में, ISBT के पास में, उसमें नाइट शेल्टर में कुछ बेघर लोग थे, उनमें से कुछ लोग नशेड़ी थे। तो अचानक शाम को उन्होंने अपने ही नाइट शेल्टर में आग लगा दी। आपस में कुछ झगड़ा हुआ तो 2-4 लोग नशेड़ी होंगे, उन्होंने आग लगा, पूरा नाइट शेल्टर चल गया। 300-400 लोग थे। सवाल उठा कि अब क्या करें? क्राइसिस का समय था, सब कुछ लॉक में था, तो कुछ नहीं, पूरा टीम एक साथ थी, उठा के उनको रोहनी के एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। हमारी प्रिंसिपल मैडम, जिनकी कभी कोई ट्रेनिंग नहीं थी क्राइसिस मैनेजमेंट की, डिजास्टर मैनेजमेंट की, हमारे टीचर्स जिनका कभी भी नोटोरियस एलिमेंट्स को हैंडल करने का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद जिला प्रशासन के साथ मिलकर हमारे स्कूल की टीम ने जिस तरह से उसको, अपने स्कूल को रातों रात नाइट शेल्टर में कन्वर्ट किया और अगले सुबह से जिस सेंटर के लोग रात को खुली छत के नीचे आसमान में सो रहे थे, उनको हमने अगले सुबह से स्कूल में ले आए। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने एजुकेशन में बहुत शानदार काम किया है, उसके लिए हम आपस में बात करते रहते हैं। लेकिन एज ए टीम एजुकेशन, एज ए कमिटेड दिल्ली वाली टीम, हमने क्राइसिस के समय में पूरी टीम एजुकेशन में बहुत शानदार काम किया है और ये बात रिकॉर्ड में होनी चाहिए। जब ये बात हो कि दिल्ली में कोरोना का मैनेजमेंट ठीक से हुआ है, जब ये बात हो कि दिल्ली में कोरोना का मॉडल, कोरोना मैनेजमेंट का एक मॉडल निकल के आया, तो उसमें टीचर्स का योगदान, हमारी टीम एजुकेशन का योगदान रिकॉर्ड में होना चाहिए, दस्तावेज में होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बात अंडरलाइन हो। पर
आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एसएमसीज का गठन, पुनर्गठन। एसएमसीज का गठन तो था ही, पुनर्गठन। देश के किसी भी राज्य में एसएमसीज इस तरह से काम नहीं कर रही है जैसे दिल्ली में काम, और उसकी सफलता की एक बड़ी वजह है कि देश के सारे राज्यों में एसएमसीज कागजों पे बनाई गई और वहां लिख दिया गया कि भाई एसएमसी का कोई सोशल वर्कर चेयरमैन होगा, कोई व्यक्ति चेयरमैन होगा। 2015 में हमने कहा भाई सोशल वर्कर चेयरमैन होगा तो प्रिंसिपल क्या होगा, क्योंकि एसएमसी के हिस्से में मुझे नहीं पता आपकी मीटिंग हो गई कि होनी हो गई। एसएमसी के हिस्से में अगर आप संविधान उठा के पढ़ोगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट उठा के पढ़ोगे, एसएमसी के रूल्स उठा के पढ़ोगे, आपको लगेगा एसएमसी को पूरा स्कूल चला सकता है। तो मैंने वो रूल पढ़ के कहा 2015 में कि अगर स्कूल चलाने का काम एसएमसी का है तो फिर एसएमसी का मुखिया तो प्रिंसिपल को होना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल चलाने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की। बाकी जगह सब फेल इसलिए हो गया क्योंकि सरकार ने किसी को लगा दिया, वो चेयरमैन बन गया, प्रिंसिपल के पास कोई पावर नहीं। तो हमने कहा नहीं, स्कूल चलाने का काम तो एक ही आदमी करेगा, पूछा भी उसी से जाएगा और पावर भी उसी को देगा। दो पावर नहीं हो सकती है इसमें। एक वजह ये, दूसरा सरकार का अपना कमिटमेंट, और तीसरा चुनाव हमने कराए थे। अब तक एसएमसी के चुनाव नहीं हुए थे पूरे देश में कहीं हुए, लेकिन दिल्ली ऐसी जगह है जहां 2015 में चुनाव हुए, फिर 2 साल बाद शायद 2017-18 में, 2015 के एंड में हुए थे, 17 में फिर से हुए, और 17 में जब एसएमसी के चुनाव हुए तो हमारे लिए भी आश्चर्य की बात थी कि एसएमसी के चुनाव के लिए ऐसे लाइनें लगी हुई थी जैसे जनरल इलेक्शन में एमएलए के लिए लोग वोट डालते हैं, इस तरह से लाइन लगी हुई। और फिर अभी भी कोरोना की क्राइसिस के भी ऑनलाइन चुनाव सिस्टम हुआ। इतना ट्रांसपेरेंसी से कहीं भी एसएमसी का गठन नहीं होता है। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये कि एसएमसी को लेकर सरकार संजीदा है। सरकार ने एसएमसी फंड बनाया पिछले साल और उसको पावर्स दी कि आप इस्तेमाल करें। तो अब आप लोग सब एसएमसी के गठन पे, पुनर्गठन के अवसर पर यहाँ बैठे हैं, तो एक बार थोड़ा सा बताइए जरा कौन कौन लोग एसएमसी मेंबर्स हैं यहाँ पे? ओके, और कौन लोग एसएमसी में हैं? ठीक है, थैंक यू, बैठ जाओ। इसमें मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये ट्रेनिंग का एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। अगर प्रिंसिपल अपने आपको एसएमसी नहीं मानेंगे तो फिर ये पूरा एसएमसी का मॉडल छोड़ेगा। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है और ये मेरा बैरोमीटर है कि एसएमसी का प्रयोग सफल हो रहा है कि अभी डिप करने की जरूरत है। अभी राहुल और ट्रेन करेंगे। जब तक हमारे प्रिंसिपल्स ये नहीं मानेंगे कि ये मेरी एसएमसी है और मैं एसएमसी हूं, तब तक हम एसएमसी मूवमेंट को सफल नहीं मानेंगे। देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनकी कैबिनेट के हिस्से हैं। अब कोई अरविंद केजरीवाल जी और मंत्री लोग सारे बैठे हों और वहां पूछा भाई सरकार कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोले मैं थोड़ी उम्र से थोड़ी पूछ रहे हैं, ये तो देखें सरकार वाले लोग कौन है। ऐसे ही एसएमसी प्रिंसिपल से शुरू होती है और मेरी सभी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एसएमसी मानना शुरू कीजिए। एसएमसी मानेंगे तो एक तो लाइन खत्म हो जाएगी, दूसरा जितने भी पावर से आपको फिर उस पर कॉन्फिडेंस होगा। आज आपके स्कूल में टीचर नहीं है तो आप सोचें कि मनीष सिसोदिया डायरेक्टर जी, डिप्टी डायरेक्टर साहब, हमारे डीडी साहब भी थे यहाँ, ये लोग टीचर दे देंगे, पर हम भी DSSP पे डिपेंड हैं, हम भी बहुत सारी ऐसी चीजों पे डिपेंड हैं, फाइलें घुमाने पे। लेकिन आप अपने आप को एसएमसी मान लेंगे तो आपके पास टीचर की वैकेंसी क्रिएट हुई, आप बैठेंगे अपने कैबिनेट के साथ में, निर्णय लेंगे कि भाई हमारे पास में सपोज मैथ पढ़ाने वाले टीचर की वैकेंसी है,
कल वैकेंसी खाली होने वाली है, 3 दिन पहले आप फाइल बाद में चला लेना, डीडी साहब को चिट्ठी बाद में लिखना, पहले वैकेंसी क्रिएट होने से 2 दिन पहले बैठ जाइए, कहीं से टीचर ढूंढ लाइए, उसमें क्राइटेरिया है किस किस तरह के आदमियों को हायर कर सकते हैं, और उसको हायर कर लीजिए, बच्चों की पढ़ाई रोक लीजिए। और ये काम हमारे प्रिंसिपल तब कर पाएंगे जब आप अपने आप को एसएमसी का मुखिया मान के चलेंगे। अगर आप मानेंगे कि एसएमसी वाले और हम, तो फिर तो गई भैंस पानी, फिर नहीं चल सकती है। अगर ड्राइविंग सीट पे बैठा आदमी कहने लगे भाई ठीक है बस तो इनकी है, तो पहले ओनरशिप, दूसरा कॉन्फिडेंस। मेरी एसएमसी है ना, हर प्रिंसिपल को लगना चाहिए कि स्कूल का जो, मेरा एक रिक्वेस्ट है इसमें प्रिंसिपल से खासतौर से कि आप लोग आरटीई एक्ट में एसएमसी वाले क्लॉजेस, आरटीई के रूल्स में एसएमसी वाले क्लॉजेस पढ़ लीजिए सारे बहुत ध्यान से। उसमें आपको क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को ठीक से आत्मसात कर लीजिए। उसके बाद मनीष सिसोदिया आपसे आके कहे भी आपने ये काम क्यों किया, आप उठा के कागज दिखा दीजिए, इसमें लिखा है इसलिए किया, यहां से मेरी पावर है। इतनी पावर है, इतनी पावर्स है। बतौर एसएमसी मेंबर्स, जो टीचर्स, जो सोशल वर्कर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स, पेरेंट्स यहाँ पर शामिल हुए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आपके पास बहुत पावर्स है, उन पावर्स का इस्तेमाल करिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप एसएमसी के मेंबर हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, लेकिन स्कूल के बॉस हैं। स्कूल का बॉस मनीष सिसोदिया के स्कूल में रहते हुए एक ही आदमी होगा, और वो है स्कूल का प्रिंसिपल। दूसरा, आप क्लास के भी बॉस नहीं हैं, क्लास का बॉस तो टीचर ही होगा। लेकिन आपके पास ये पावर है, अगर आपको कोई बच्चा आके कहता है साहब फलाना टीचर ठीक से बात नहीं करता, या फलाना टीचर ठीक से नहीं पढ़ाता, या फलाने टीचर ने ये गड़बड़ कर दी या ऐसा किया, आप बाकायदा अपनी एसएमसी हेड यानी कि प्रिंसिपल के पास आइए, मिनट्स में लिखिए, रजिस्टर में लिखिए, आपके पास पूरी पावर है। आपका लिखा संवैधानिक वाक्य है। अगर बतौर एसएमसी मेंबर आप एसएमसी की मीटिंग में, इस स्कूल की मीटिंग में ये तय करते हैं कि भाई हमको तो यहाँ चांद लेके आना है, अब चांद लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता वो सब्जेक्टिव है, लेकिन बतौर एसएमसी मेंबर ये आपका पूरा हक है कि आप एसएमसी की मीटिंग में बैठ के इस बात पर चर्चा करें कि न्यू कॉलोनी के स्कूल में चांद लेकर। जब आपका पूरा हक है तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा जाना आपका हक है कि आपने फलाने मेंबर ने ये राय व्यक्त की कि हमें स्कूल में चांद लेके आना चाहिए। फिर 4 मेंबर्स ने कहा कि ये चांद आ नहीं सकता, चांद अपने कॉस्मिक गति से चलता है, ये यहाँ सहमति कर गई कि चांद नहीं आ सकता, इसलिए प्रस्ताव खारिज हो गया। मैं स्ट्रेच एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा नाइट में, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि आपको स्कूल में कुछ भी काम करना है, वाटर पाइप फटा हुआ है, कोई रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, कोई स्कूल की डेस्क टूट गई है, कुछ लग रहा है, कोई लाइब्रेरी, कोई बुक्स, कुछ कोई स्पोर्ट्स का इशू है, कोई स्पोर्ट्स टीचर लेके आना है, भाई हमारे 4 बच्चे, अभी हमारी बच्ची ताहिरा इतनी बढ़िया एंकरिंग कर रही है, हमारे ग्रुप में 10 और बच्चे हो ऐसे स्कूल में जिनकी संभावनाएं हैं, कल को ये जाके रेडियो एंकर बने, कल को जाके बहुत बड़ी माइक आर्टिस्ट बने, स्टेज आर्टिस्ट बने। लेकिन हो सकता है एसएमसी के मेंबर्स को लगे यार इस बार हमारे स्कूल में 10-15 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ये प्रतिभा है कि वो स्टेज पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसा करते हैं एक ना इनके लिए ट्रेनिंग के लिए एक एक्सपर्ट ले आता है। चांद वाला एग्जाम्पल थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, तो ये तो जरूर कर सकती है कि चलो हम लोग मिलकर एक एक्सपर्ट ले आते हैं, इन बच्चों की स्टेज की ट्रेनिंग कराते हैं। एसएमसी की मीटिंग में ये आपका अधिकार है कि आप एज ए पेरेंट, एज ए मेंबर एसएमसी की मीटिंग में ये मुद्दा उठाएं और सारे लोगों को सहमत करें। उसमें एसएमसी के मिनट्स में लिखें कि भाई ये तय हुआ था हमारे 10 प्रतिभाशाली बच्चों की ट्रेनिंग के लिए हम स्टेज आर्टिस्ट लेके आएंगे, स्टेज ट्रेनिंग के लिए आर्टिस्ट लेके आएंगे, या उनके एंकरिंग की ट्रेनिंग के लिए आप जो भी आप सोचें,
फलाने बच्चे में स्पोर्ट्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए, हमारी घास बढ़ गई है, हमें माली लगाना है 1 महीने के लिए, मलबा पड़ा हुआ है, हमको 4 मजदूर एक्स्ट्रा लगाने हैं काम करने के लिए। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप ऐसे ग्रुप में मुद्दा उठाएं मीटिंग में, आपका हक है, प्रिंसिपल साहब आपको मना नहीं कर सकते, बीइंग हेड। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब एसएमसी का मेंबर कोई इस बात को उठाए कि हमारे अपने स्कूल में ये करना है, उस बात को मिनट्स में लें, बाकी सदस्यों की राय लें, फंड्स की उपलब्धि देखें, नियम कायदे कानूनों की उपलब्धि देखें और उसके बाद निर्णय लें कि नियम तय और फंड्स के हिसाब से काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है प्रस्ताव पास है, नहीं हो सकता है फलाने नियम की वजह से या फलाने फंड की अनुपलब्धता की वजह से काम नहीं हो सकता है, लिख दो। कल को कोई मेंबर मुझे कहेगा कि जी देखो प्रिंसिपल साहब मेरी बात नहीं मानते, तो मैं भी कह सकता हूँ बताओ भाई कौन सी मीटिंग में उठाया था मुद्दा, हम भी मिनट्स पढ़ के कह देंगे देखो प्रिंसिपल साहब ने तो इतना ही मान सकते थे कि आपकी बात को मीटिंग में रखते, मीटिंग में 4 मेंबर्स की राय ज़्यादा इसके खिलाफ थी, इसलिए खारिज हो गया। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने अगर किसी गलत तरीके से खारिज किया तो उनके लिए भी लिखना मुश्किल होगा, है ना। ये डेमोक्रेसी है। इसलिए इतने विस्तार से बात कह रहा हूं मैं कि हमारा ख्वाब है कि स्कूलों को डायरेक्टरेट और मंत्रालय से चलाना बंद हो, स्कूलों की सरकार स्कूल के अंदर स्टार्ट करे। सरकार का काम, दुनिया के प्रोग्रेसिव कंट्रीज में सरकार का काम केवल और केवल लार्जर लेवल की पॉलिसीज बनाना और स्कूल को उस हिसाब से बजट देना। मैं स्कूल के बजट पर चर्चा करके उनको बजट देना होता है। डे टू डे स्कूल की फंक्शनिंग हमारे प्रिंसिपल्स के हाथ में है और प्रिंसिपल अकाउंटेबल रहे, इसलिए वो गवर्निंग बॉडी के हाथ में। गवर्निंग बॉडी मतलब एसएमसी। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जब जब हमने ये प्रयोग किए तब तक वो ज़्यादा सफल हुए। हमें अभी जब एसएमसी के मेंबर्स और ये सब स्टेज पर आए थे तो कुछ एस्टेट मैनेजर्स भी आए थे, है ना। एस्टेट मैनेजर्स का चयन की जब बात हुई थी कि एस्टेट मैनेजर लगाए जाएंगे 2016 में 15-16 में, तो ये हुआ भाई 1000 एस्टेट मैनेजर, अच्छा ये क्वालिफिकेशन होगी तो फिर DSS में वैकेंसी भेजनी पड़ेगी। अगर एस्टेट मैनेजर नियुक्त करने के लिए हम लोग इस बात पे निर्भर रहते हैं कि 1000 एस्टेट मैनेजर पहले सरकार नियुक्त करेगी फिर स्कूलों को दे देगी, 20 साल बीत जाते एस्टेट मैनेजर नहीं आने वाले। पर आगे 2 महीने के 3 महीने के अंदर अंदर आ गए, तो वो इसलिए आ गए क्योंकि हमने प्रिंसिपल्स को हाथ में दे दिया। प्रिंसिपल्स और उनके 2 टीचर्स मिलकर तय कर ले भी एस्टेट मैनेजर लगाना है, ये एप्लीकेशन मंगा लिए, ये रापुर इंटरव्यू करो, आदमी लगा लिए सबने। मुझसे जब मैंने कहा कि भाई जब ये एस्टेट मैनेजर वाला विषय चल रहा था, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया और उन्होंने सुना हो, मुझे कहा गया कि नहीं जी इसमें तो बड़ा भाई भतीजावाद हो जाएगा, प्रिंसिपल अपनी मर्जी चला लेंगे, टीचर्स अपनी मर्जी चला लेंगे। मैंने कहा इन बच्चों को हमने, इन टीचर्स और प्रिंसिपल्स को हमने पढ़ाने के लिए 3000 बच्चे दिए हुए हैं। हमें ये तो भरोसा है कि वो 3000 बच्चों को ठीक से पढ़ा लेंगे, हमको ये भरोसा नहीं है कि एस्टेट मैनेजर ठीक से रख लेंगे, लानत ऐसे। तो मैंने इस मीटिंग में ऐसे ही चलते हुए कह दिया कि देखो यार, किसी प्रिंसिपल ने अपने रिश्तेदार को भी लगा लिया, देखो क्या फर्क पड़ रहा है, वो स्कूल साफ कर, मुझे एस्टेट मैनेजर ऐसा चाहिए जो स्कूल साफ कर दे, वो किसी का रिश्तेदार हो तो क्या फर्क पड़ रहा है। यकीन मानिए 999 1000 स्कूल हैं, 1024 स्कूल हैं, 1024 एस्टेट मैनेजर्स लगे, एक प्रिंसिपल को छोड़ के किसी ने कोई भाई भतीजावाद का आरोप नहीं, एक में भी हुआ। शायद शेयर किया था मैंने कुछ लोगों के सामने, हमारी कहाँ किसी उधर वेस्ट में पश्चिमी विधानसभाओं में कहीं हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने अपने रिटायर्ड हस्बैंड को ही एस्टेट मैनेजर अपॉइंट कर दिया। अब कर लिया तो कर लिया। मैं उस दिन स्कूल में ऐसे इंस्पेक्शन के लिए गया था तो मुझे किसी ने बताया भाई जो एस्टेट मैनेजर साहब हैं वो उनके हस्बैंड हैं। अब वो संयोग से मैं सरप्राइज इंस्पेक्शन पे जाता था और आमतौर पे ये दिख जाता है सरप्राइज इंस्पेक्शन के बाद जाइए तो स्कूल की साफ सफाई, स्कूल का वातावरण देख के, अब तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया, मुझको 5 साल का हो गया, तो पता चल जाता है कि स्कूल का प्रिंसिपल कैसा है। मतलब गाड़ी अंदर स्कूल के गेट पे आई है, मैं गाड़ी बाहर छोड़ के स्कूल के अंदर आया और मेरे को ये समझ में आ जाता है कि इस स्कूल में प्रिंसिपल और एस्टेट मैनेजर कैसा है, ये समझ में आ जाता है। तो मैं अंदर गया था तो देखा यार स्कूल तो साफ सुथरा था,
तो वो मैंने जो कहा था, मैंने को स्कूल साफ सुथरा चाहिए, कि किसी को भी ले आए। तो वो बात तो सही हो रही थी, पर फिर भी थोड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था। तो मैंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। मैंने प्रिंसिपल साहब को बुला के कहा, देखो मैंने बड़ी मुश्किल से ये पावर दिलाई थी आपको प्रिंसिपल्स को दिल्ली के, कि अपने आप अपॉइंटमेंट कर लो अब एस्टेट मैनेजर्स का। आपकी नज़ीर लेके मुझे लोग कहा करेंगे कि देखो लोग ना अपने हस्बैंड को अपॉइंट कर लेंगे, ये आपने ठीक नहीं किया। ये मेरे प्रिंसिपल्स को डिमीन कराएगा, मेरा मजाक बनवाएगा सारी दिल्ली में कि देखो वो मनीष सिसोदिया पागल था, उसने दिया, लोगों ने अपने अपने लोग भर लिए। नहीं, आपने ठीक नहीं किया, थोड़ा उस दिशा में गलत हो गया। बोली हाँ सर गलत हो गया। शाम को उनका मैसेज आ गया, सर मैंने अपने हस्बैंड को उससे हटा दिया। कहने का मतलब यह है कि जब आप भरोसा करते हो तो मतलब मेरा मतलब नहीं, मेरा तो सब पे भरोसा है। जब आपका सिस्टम अपने लोगों पे भरोसा करता है तो लोग भी परफॉर्म करके दिखाते हैं। 1024 में से सारे के सारे प्रिंसिपल्स ने अपॉइंट भी करके दिखाए, एस्टेट मैनेजर लगा के दिखाए। इसीलिए धीरे धीरे उसी एग्जाम्पल से पावर में उदाहरण सबक लेते हुए हमने एसएमसी को और पावर दी। पिछले साल तो काफ़ी फंड दिया था, अभी तो फंड्स की थोड़ी कमी है, देखते हैं कैसे इसको मैनेज करेंगे। पर आगे भी एसएमसी को फंड्स देते रहेंगे और आप सब लोगों की एसएमसी